वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, कॉम्बिनेशन कैसे बनाया जाता है, अर्थात किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा जाता है। तो इस मुद्दे पर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताया कि सर सब्जेक्ट जैसे कि मान लेते हैं 2 सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ, 3 सब्जेक्ट हैं, तो उनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट एक पहलू में करके आपको पढ़ना होता है, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना होता है, चाहे वो बीए की परीक्षा हो या चाहे पीसीएस की हो, चाहे एसएससी चाहे यूपीएससी की परीक्षा हो, किस प्रकार से हम कॉम्बिनेशन बना करके जीके के सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, जीके की विषय वस्तु को अध्ययन कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बड़ा ही मनोवैज्ञानिक तरीका होगा, साथ ही साथ वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित यह तरीका होगा और इस पर हमने एनालिसिस किया। उसके बाद में यह हमारे सामने एक निर्णय आया, एक परिणाम हमारे सामने निकल के यह आया जो मैं आपके सामने अभी बताने जा रहा हूं। और आज के वीडियो में बस वही हम बताएंगे जो कि आप जो है कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, कि ये 2 सब्जेक्ट जो होते हैं, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हमको कैसे बनाना, 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ना है। चाहे आप आईएएस के लिए प्रिपेयरिंग कर रहे हैं या फिर बीए की परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं जैसे कि 2 सब्जेक्ट कौन कौन से हों। तो एक सब्जेक्ट सबसे पहला महत्वपूर्ण आपका यह होना चाहिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कोई सब्जेक्ट हो तो वो एक सब्जेक्ट से जीके में अधिकतर सब्जेक्ट आपके कैसे होते हैं, एक होता है जो वैज्ञानिकता पर आधारित होता है और दूसरा कौन सा होता है जो कि व्यवहारिकता पर आधारित होता है। 2 फैक्टर होते हैं जीके में, 2 फैक्टर होते हैं। पहला फैक्टर क्या, पहला तो हो गया वैज्ञानिकता पर आधारित है, दूसरा क्या हो गया व्यवहारिकता। वैज्ञानिकता क्या होती है, व्यवहारिकता क्या होती है, इसको 1 मिनट में समझ लीजिए। वैज्ञानिकता वह होती है जिसके अंतर्गत हम सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से उनकी अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं, साथ ही साथ प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करके सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम जो है संजोते हुए चलते हैं उस विषय वस्तु में। तो उस विषय वस्तु, किसी भी विषय वस्तु में, तो उस विषय वस्तु को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं कि यह विषय वस्तु वैज्ञानिकता पर आधारित है। अभी समझेंगे कौन कौन सी विषय वस्तु वैज्ञानिकता पर आपकी आधारित हैं, कौन कौन सी व्यवहारिकता पर आधारित हैं और कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि वैज्ञानिकता पर भी आधारित हैं और आपकी व्यवहारिकता पर भी आधारित हैं। इन सभी मुद्दों पर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमने बताया कि जो व्यवहारिकता, अब जो वैज्ञानिकता हमने बता दी क्या होता है कि सुसंगठित रूप से उसके नियमावलियाँ होंगी, उसके जो है शैलियाँ होंगी, उसके पाठ्यक्रम होंगे या फिर उनमें विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियाँ होंगी वो सारी होंगी, वो क्रमगत रूप से होंगी, उनमें सुचारू रूप से विकास होगा, पर्यवेक्षण इत्यादि पद्धतियों का प्रयोग होगा, प्रयोगात्मक पद्धति होगी, प्रैक्टिकल होगा, बाकायदे से नित्य नूतनता आती रहेगी, उसमें रमणीयता के कुछ भाव आपको दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से कई चीज़ें होती हैं जो कि एक विषय वस्तु को वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिकता को पहुंचाती हैं। इसी के तदुपरांत दूसरा आपका पक्ष होता है मेरे प्यारे दोस्त, दूसरा पक्ष होता है आपका कौन सा, तो दूसरा पक्ष होता है मेरे प्यारे दोस्त वह कौन सा होता है, व्यवहारिकता का पक्ष। और व्यवहारिकता का पक्ष मतलब होता है आपका कि वह एक प्रकार से सामाजिक विज्ञान है, अर्थात वह विज्ञान जो कि क्या करता हो, क्रमबद्ध रूप से तो अध्ययन करता हो लेकिन सुसंगठित तरीके से नहीं, वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करना नहीं रहा हो। अभी मैं जब उदाहरण दूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, समाजशास्त्र, क्या, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जैसे कि हम मान लेते हैं समाजशास्त्र, अभी और भी आपको विषय वस्तु बताऊंगा, वैसे मैं समाजशास्त्र को बता दे रहा हूं। समाजशास्त्र, देखिए समाजशास्त्र जो होता है आपका, यहाँ पर 2 पहलू होते हैं, इनमें 2 पहलू, एक पहलू इसका होता है कहीं ना कहीं पे समाजशास्त्र क्या होता है, वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसीलिए इसमें जो है वैज्ञानिक अध्ययन पद्धतियाँ होती हैं, आगमन पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, इस प्रकार की पर्यवेक्षण इत्यादि पद्धतियाँ इसमें पाई जाती हैं जो कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान की दृष्टि प्रदान करती है और वैज्ञानिकता पर आधारित विषय वस्तु मानती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे जब आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं अर्थात मानव शास्त्र पढ़ते हैं तो मानव शास्त्र के दृष्टि से देखेंगे तो जो समाज होता है वह समुदाय का भी अध्ययन करता है मेरे प्यारे दोस्तों, समुदाय का भी अध्ययन करता है, समूहों का भी अध्ययन करता है, क्या, समूहों का भी अध्ययन करता है, उसके बाद में विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करता है, समितियों का अध्ययन करता है। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर तो ये हो गई समिति, संस्था, ये सब। सबसे बड़ी बात समाजशास्त्र की क्या होता है कि यह किसका अध्ययन करता है, यह मेरे प्यारे दोस्तों सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। ठीक, किसका, सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और मैकाइवर पेज ने कहा कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है
और जब इसी सामाजिक संबंधों का जाल का अध्ययन अगर कोई सब्जेक्ट करता है तो वही मतलब कि एक प्रकार से क्या हो जाता है, वैज्ञानिकता पर आधारित तो है, एक प्रकार से है ये, क्योंकि यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब सामाजिक संबंध जो होते हैं उनके अध्ययन करने के लिए बहुत सारी विधियाँ होती हैं, बहुत सारी पद्धतियाँ होती हैं, उन्हीं के प्रयोग के द्वारा अब इसे मान लेते हैं। अब संबंधों को अध्ययन करने के लिए आपको मनोविज्ञान का भी सहारा लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं पे ना। और चूंकि मनोविज्ञान वैसे भी अपने आप में एक प्रकार से साइंस ही है, मनोविज्ञान ही है, हालांकि इसको हम कहते तो हैं आर्ट साइड का सब्जेक्ट, लेकिन कहीं ना कहीं पे वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसीलिए इसको हम एक प्रकार से इसकी अगर नेचर देखते हैं सोशियोलॉजी का तो क्या होता है, यह वैज्ञानिकता पर आधारित है। हालांकि यह मुद्दा मेरा नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट वैज्ञानिकता पर है कौन सा नहीं है, मुद्दा यह है कि कौन किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है। वीडियो लास्ट तक देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे। मैं बता दूं ऐसा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है कि एक सब्जेक्ट पढ़ें, दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं, तो एक सब्जेक्ट पढ़ें वो कि जो है सामाजिकता पर एक हो और एक वैज्ञानिकता पर आधारित हो। जैसे कि मान लेते हैं आप एक दिन भूगोल पढ़ते हैं, तो भूगोल में आप जब भौतिक भूगोल पढ़ रहे हो, जब भूगोल में क्या पढ़ रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों, जब भूगोल पढ़ रहे हो तो उसके साथ आपको एक सब्जेक्ट क्या पढ़ना होता है। जब भौतिक भूगोल पढ़े तो उसके साथ एक इतिहास का टॉपिक पढ़ ले। क्या पढ़ ले? इतिहास पढ़ ले। चूँकि इतिहास जो है पूर्ण रूप से कैसा है, व्यवहारिकता पर आधारित है। इतिहास आपका क्या है, आर्ट वाला सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ये आर्ट का हो गया और ये क्या हो गया, ये साइंस का हो गया। ओके, तो भूगोल और इतिहास एक साथ आप पढ़ सकते हैं बड़ी आसानी से। चूँकि एक आपका वैज्ञानिकता पर आधारित है, इसमें आप वर्षा देखते हैं कैसे होती है, इसमें देखते हैं ज्वालामुखी कैसे आती है, इसमें आप देखते हैं कि भूकंप की तीव्रता और इसको मापने के लिए कौन सी जो है विधियों का प्रयोग करते हैं, क्या सिस्मोग्राफ में क्या होता है जिससे हम जान जाते हैं, और उसके बाद में जो है बैरोमीटर का पाठ्यांक कब ऊपर नीचे आता है, इलेक्ट्रोमीटर से हम क्या नापते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी पद्धतियाँ होती जो कि इनमें पर्वत निर्माण कैसे हुआ है, पठार कैसे बने हैं, नदियाँ किस दिशा में बह रही, नदियों का जल आखिरकार कब बढ़ता है कब घटता है, ये सभी के सभी मुद्दे क्या हैं, वैज्ञानिकता पर आधारित हैं। और कहीं ना कहीं पे ये मुद्दे आपको पढ़ने को मिलते हैं किसमें, ज्योग्राफी में, तो यह वैज्ञानिकता पर आधारित सब्जेक्ट होता है। तो कुछ जब ये वैज्ञानिकता पर आधारित आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके बाद में अब यहाँ पर भी कुछ देर पढ़ने के बाद में आधे घंटे 45 मिनट के बाद में आप बोर होना प्रारंभ हो जाते हैं, तो उसके बाद में तुरंत आप ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट उठा लीजिए। ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट मतलब होता है कि आप सामाजिक वाला सब्जेक्ट उठा लीजिए। जैसे इतिहास हो गया, हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं कि मुगल वंश मान लिया उठा लिया, या प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने चोल चालुक्य जो है तमाम सारे, चोल चालुक्य वैसे नहीं होगा, आप उसमें जो है प्राचीन वंश में जो है आपने उठा लिया, जैसे कि मान लेते हैं हर्षवर्धन का उठा लिया, या फिर सिंधु सभ्यता काल उठा लिया, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको उठा लिया, नंद वंश हो गया, शुंग वंश हो गया जो है, और तमाम सारे वंश हैं उनके बारे में आपने पढ़ना प्रारंभ कर दिया, मौर्य वंश हो गया, नंद वंश हो गया, ये सारे वंश आप पढ़ने लगे। तो कहीं ना कहीं पे यह वैज्ञानिकता पर आधारित है, क्योंकि जब इतिहास पढ़ रहे होते हैं, इतिहास से जोड़ करके एक सब्जेक्ट और होता है आपका जो होता है राजनीति। क्या होता है? राजनीति शास्त्र। ध्यान रखेंगे तो इतिहास के साथ कभी कभी आपको राजनीति शास्त्र भी, तो एक तो भूगोल, एक तो वैज्ञानिकता पर आधारित सब्जेक्ट और दूसरा क्या, व्यवहारिकता पर आधारित सब्जेक्ट, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के पढ़ेंगे तो बोर नहीं होंगे और पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, यह बात ध्यान रखेंगे। हालांकि अगर आपको दोनों के दोनों पढ़ना तो इतिहास के साथ आप क्या पढ़ेंगे, राजनीति शास्त्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस एक दूसरे के क्या होते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्योंकि इतिहास जो होता है कहीं ना कहीं पे इतिहास के जो राजनीतिक पक्ष होते हैं, इतिहास में हम अधिकतर चीज़ों को अगर पढ़ते हैं तो इतिहास में हम राजनीतिक चीज़ों को पढ़ते हैं, और जब हम इतिहास में राजनीतिक चीज़ों को पढ़ते हैं कहीं ना कहीं पे राजनीति का विकास जो हुआ है वह इतिहास से ही हुआ है। इतिहास का एक भाग होता है क्या, राजनीति शास्त्र। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो कहीं ना कहीं पे जब आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं तो मुगल वंश का राजनीतिक इतिहास आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप जो है कण्व वंश का पढ़ रहे हैं, पल्लव वंश का पढ़ रहे हैं, चोल का है, चालुक्य का है, नंद का है, मौर्य का है, शुंग का है, किसी भी वंश का आप पढ़ रहे हैं तो उसका क्या ना पढ़ते हैं आप, राजनीतिक इतिहास पढ़ते हैं। यही आपने कभी देखा होगा, इतिहास हमको इसीलिए पढ़ाया था ताकि जो हमारे पूर्वजों ने गलतियां करी हैं वह गलतियां हम ना कर सके, इसको सुधारने के लिए हमको पढ़ना होता है इतिहास। और इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होता है राजनीतिक इतिहास, और राजनीतिक इतिहास जो व्यक्ति पढ़ा होता है उसको राजनीति शास्त्र पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसीलिए बीए में आप लोगों ने देखा होगा, पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों के सिलेबस में दिया होगा राजनीतिक इतिहास, मध्यकालीन में पढ़ते होंगे तो आपको दिया होगा कि हाँ मान लेते जैसे कि आपको जैसे 1206 से दे दिया, 1206 से लेकर के 1526 ठीक का राजनीतिक इतिहास,
ठीक, भारत का राजनीतिक इतिहास 1206 से 1526 ईस्वी तक। चूँकि यहीं से जो है आपका लोग लगभग जो है यहीं पर मुस्लिम आक्रांता जो होते हैं लगभग 712 से आना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन वर्चस्व जो मुख्य रूप से आया दिल्ली डायनेस्टी, जो दिल्ली डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत यहीं से प्रारंभ होती है और यहीं पर आकर के दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है 1526 में। और यहीं पर बहुत सारे वंश आते हैं, आपके गुलाम वंश हो गया, उसके बाद में फिर आपका तमाम सारे गुलाम वंश हो गया, सैयद वंश हो गया, तो उसके बाद में तो जो है तुगलक वंश हो गया, फिर उसके बाद में लोधी वंश हो गया, इसी पर खलजी वंश, ये सारे के सारे वंश। लास्ट वाला लोधी वंश है आपका, लोधी में इब्राहिम लोधी रहता है, उसको 1526 ईस्वी में जो है एक विदेशी आक्रांता जिसका नाम है बाबर और इब्राहिम लोधी के चाचा वगैरह मिलकर के राणा सांगा और उसको बुलवाते हैं बाबर को, और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है तुलगमा पद्धति युद्ध नीति का प्रयोग करके क्या किया जाता है, बाबर को हरा दिया जाता है। और जब बाबर को हरा दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बाबर जो होता है हरा देता है किसको, इब्राहिम लोधी को। बाबर हरा देता है इब्राहिम लोधी को तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग करके। इसी युद्ध में पहली बार बारूदों का प्रयोग किया गया, आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है, तो कहीं ना कहीं पे ये सारे के सारे मुद्दे आपको वहां पर पढ़ने होते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर हुई। तो 1526 में आपका युद्ध हुआ, उसमें यहीं से मुगल वंश का शुरुआत हो जाता है। उसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, उसके बाद में आप पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद में जब द्वितीय वर्ष में पहुंचते हैं तो आप 1526 से लेकर के कब तक पढ़ते हैं, 1707 तक पढ़ते हैं। अब 1526 में चूंकि पानीपत यहीं से आपका मुगल वंश शुरू होता है, ठीक, यहीं से आपका मुगल वंश शुरू होता है। और जब यहीं से मुगल वंश शुरू होता है 1707 में, जो मुगल वंश का सबसे जो है खतरनाक या फिर बोल सकते हैं सबसे जो है एक प्रकार से जो लास्ट शासक हुआ है, मतलब एक प्रकार से सबसे अच्छा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको कह सकते हैं कि जो है विस्तारवादी नीतियों का प्रयोग करते हुए, दमनकारी नीतियों का प्रयोग करते हुए औरंगजेब कट्टरपंथी जो था, यह मतलब सबसे क्रूर राजा भी बोल सकते हैं इसको, सबसे क्रूर शासक था, जो कि एक प्रकार से अलग जो काफिर लोग होते थे उन पर अलग से कर लगवाता था। या इस प्रकार से बहुत सारे जो है जजिया वगैरह तमाम सारे कर होते थे। तो औरंगजेब जो था ये लास्ट शासक है, शक्तिशाली शासक के रूप में देखें मुगल वंश का। तो 1707 ईस्वी में इसका देहांत हो जाता है और यहीं से मराठा वगैरह उदय होता है, मराठा साम्राज्य वगैरह का। तो यहीं पर आपका लगभग समाप्त ही हो जाता है मुगल वंश। मतलब उसमें छोटे मोटे राजा रहते हैं जो कि एकदम से कि हाँ मतलब कोई मतलब कहे कि हाँ भैया वो युद्ध आक्रमण होने जा रहा, तो कह रहा कि मुझे कोई ज्योति पहनाने वाला नहीं था, नहीं तो मैं भाग लेता, राजा कह रहा है। मतलब जूती पहनने के लिए बहुत सारे मतलब रंगबाजी वाले राजा इसके बाद में आते हैं औरंगजेब के बाद में, तो ये सब चीज़ें हो जाती है। तो हालांकि ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं पे जब आप पढ़ रहे होते हैं 1206 और 1526, तो इनके बीच में जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं के राजनीतिक चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये राजनीतिक इतिहास होता है एक प्रकार से, तो राजनीति यहीं से जुड़ी हुई होती है। इसलिए जब भी आप पढ़ेंगे इतिहास पढ़ने के साथ साथ आप राजनीति शास्त्र का भी अध्ययन कर लेंगे, यह बात ध्यान रखेंगे। तो इतिहास के साथ राजनीति और इतिहास के साथ आप जो है ज्योग्राफी को भी पढ़ सकते हैं, और भी सब्जेक्ट इसके साथ आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं और ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट कौन है। अब भूगोल का एक दूसरा पक्ष होता है, वो आप किसके साथ पढ़ सकते हैं। अभी 1 मिनट इसको मिटाना पड़ेगा, समझिएगा बड़े ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, बड़े ध्यान समझिएगा। चाहे यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं और चाहे जो है बीए में पढ़ रहे हों, इसी प्रकार से आपको पढ़ना पड़ेगा। और आने वाले समय में आप अच्छे से अच्छा जो है इसी टेक्निक का प्रयोग करके अच्छा से अच्छा नंबर लाएंगे और बोरियत आपको महसूस नहीं होगी। एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते भैया वारी वही प्रजाति, मान लें प्रजाति विविधता मानव भूगोल में पढ़ रहे हैं, तो यार कितना वही माथा चौड़ा और नाक लंबी चपटी है, कितना बार पढ़ेंगे, तो बोर हो जाते हैं बच्चे ना। तो ऐसा नहीं, आपको एक जो है वैज्ञानिकता का जो है विषय पढ़ना होगा और एक जो है ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट। अब इसमें आप इकोनॉमिक्स मान ले लेते हैं कि अर्थशास्त्र ले लिया हमने, ओके इकोनॉमिक्स ले लिया। अब इकोनॉमिक्स कैसा सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स करंट का सब्जेक्ट है। एक प्रकार से इसमें नित्य नूतनता रहती है, हमेशा मतलब इसमें परिवर्तन होता रहता है। कभी जीडीपी भारत की यानी ग्रास डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, जीडीपी जो है भारत की, कभी उच्च होती है और कभी जो है डाउन होती है। तो कभी बहुत ज़्यादा उच्च होती है, कभी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। ओके ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी मतलब जीडीपी उठी जीडीपी गिरी, तो ये सब हमेशा मतलब जीडीपी मतलब होता है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय वगैरह होते हैं और रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार से क्या है, करंट का मुद्दा होता है, जो आपके जो है जैसे बजट आया तो बजट में नए नए मुद्दे आते हैं, नई नई चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे अर्थशास्त्र जब आप पढ़ रहे हो तो अर्थशास्त्र के साथ आपको क्या पढ़ना होता है, अर्थशास्त्र के साथ मेरे प्यारे दोस्तों आप एक सब्जेक्ट उठा सकते हो जिसका नाम क्या है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका 3 हो गया।
अब इसके साथ अब इसे ये, चूँकि ये किसका सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपका है अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट है। अब जब भी आप इसको अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो तो एक सब्जेक्ट यहाँ पर बचता है भूगोल का मानव भूगोल। क्या बचता है? भूगोल का मानव भूगोल आप इसके साथ उठा सकते हैं। भूगोल का एक पक्ष होता है मानव भूगोल, क्योंकि मानव जो थे कहीं ना कहीं पे उनके आर्थिक पक्ष का अध्ययन हम पुराने पीढ़ियों से करते चले आएंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो आर्थिक पक्ष जब मानव का पढ़ेंगे तो उसमें अर्थशास्त्र पहले का कैसा था उसको हम देख लेंगे मानव भूगोल के अंतर्गत। अब जब हम मानव भूगोल पढ़ने लगेंगे, इसी के अंतर्गत मानव भूगोल में मानव के इसमें एक होता है आर्थिक भूगोल, आर्थिक पक्ष उसका। तो आर्थिक पक्ष यानी आर्थिक भूगोल के बारे में हमको भी देख लेना यहीं पर। अब जब हम आर्थिक भूगोल को देखेंगे तो कहीं ना कहीं पे ये अर्थशास्त्र से मिलेगा जो हमको जुड़ा हुआ। तो एक प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं अर्थशास्त्र के मुद्दे को ध्यान रखेंगे। तो कहाँ की जनजातियाँ कैसी, कहाँ की प्रजातियाँ, अब जैसे हमको पता चल गया कि वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र, तो जाहिर सी बात है वहाँ की इकोनॉमी क्या होगी, डाउन होगी। हमको पता वहाँ से टैक्स कलेक्शन उतना होगा नहीं, तो वहाँ पर क्या होगा, गरीबता होगी। वहाँ पर बहुत सारे प्रकार के जो है कष्ट होंगे, बहुत सारे जो है कठिनाइयों का सामना करते होंगे लोग। तो कहीं ना कहीं पे आपको इकोनॉमिक्स के साथ मानव भूगोल का कॉम्बिनेशन बना करके अच्छे से अपनी तैयारी की शुरुआत कर देनी अभी से। आप यूपीएससी अगर देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आसानी से आप ऐसे तय करके तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र के साथ आप जो है मानव भूगोल को पढ़ के आसानी से अब जो है एक ही सब्जेक्ट के साथ दूसरा विषय अपना तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से राजनीति इतिहास हो गया आपका, हमने बता ही दिया आपको। और भी कोई सब्जेक्ट आपका जो है सोशियोलॉजी हो गया। सोशियोलॉजी जब भी पढ़े सोशियोलॉजी, तो उसमें सोशियोलॉजी में आपको इतिहास के साथ सोशियोलॉजी भी सटीक होता है। इतिहास के साथ पढ़ें या फिर मानव भूगोल के साथ पढ़ें, यह बात ध्यान रखेंगे। जब भी आप मानव भूगोल पढ़ें, मानव भूगोल अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आपको एक चीज़ और पढ़नी पड़ती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल के साथ आप पढ़ सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप पढ़ सकते हो मानव भूगोल के साथ एक जो है समाज शास्त्र का जो है आप पढ़ सकते हो समाज शास्त्र। जी, समाजशास्त्र का एक भाग होता है जब इंडियन सोसाइटी आप पढ़ रहे होते हैं और जब मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। तो मानव भूगोल के साथ आप इंडियन सोसाइटी और मानव भूगोल जब इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे होते हैं और उसके अंदर फिर इंडियन सोसाइटी पढ़ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, मैच खाते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या हैं, संपूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इसलिए दोनों सब्जेक्ट आपके क्या हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए जो समाजशास्त्र में जो है जनजातियों का भी अध्ययन करते हैं, इसमें भी। तो कहीं ना कहीं पे दोनों कहीं ना कहीं पे एक दूसरे से जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पर इसको आप अच्छे पढ़ करके अच्छी से अच्छी तैयारी अपनी कर सकते हैं। ओके, तो इतनी बात क्लियर हुई। इसी प्रकार से अन्य भी सब्जेक्ट है, तो जब भी आप पढ़े, मैं बता रहा हूँ, तो उसके साथ जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स के साथ आप ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट सोशियोलॉजी भी उठा सकते हैं। तो एक सब्जेक्ट आपका वैज्ञानिकता पर हो और दूसरा क्या हो, दूसरा एक मैं पहली ट्रिक बता रहा हूँ। पहला मुद्दा हमने ये बताया कि एक ट्रिक क्या हो, साइंस पर हो, तो दूसरी आपका क्या होना चाहिए, तो दूसरा आपका कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहारिक होना चाहिए, नहीं सोशल साइंस पर होना चाहिए। ओके, तो एक तो सोशल साइंस यानी एसएस हो, तो पहला ये मतलब साइंस पर हो पूर्ण रूप से साइंस, तो दूसरा क्या हो, सोशल साइंस पर हो, मतलब व्यवहारिक हो पहला, मतलब एक व्यवहारिक विषय हो और एक क्या हो, सामाजिक विषय हो। सामाजिक और व्यवहारिक एक ही चीज़ होती है, या एक साइंस का, यानी कि एक कला एक जो है साइंस वर्ग का हो और एक कला वर्ग का विषय पढ़े। ओके, इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बना करके पढ़ेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे ज्योग्राफी हो गया, वह एक प्रकार साइंस का सब्जेक्ट आपका जो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स हो गया, यह भी कहीं ना कहीं पे उसी का है। आप इसके साथ और भी सब्जेक्ट आपके होंगे, जैसे कि हिंदी साहित्य हो गया। हिंदी साहित्य किसके साथ पढ़े, तो हिंदी साहित्य जब भी पढ़े मेरे प्यारे दोस्तों तो इतिहास के साथ पढ़ें। हिंदी साहित्य पढ़ते समय आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा और समाज पढ़ना पड़ेगा। जब इतिहास और समाज का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, उसके अंदर जब हिंदी साहित्य पढ़ेंगे, तो चूंकि समाज का दर्पण होता है क्या, साहित्य क्या होता है, समाज का दर्पण होता है। और जब साहित्य समाज का दर्पण होता है, जो चीज़ समाज में होती हैं, तो पहले क्या समाज में हिंदी साहित्य आज तो लिखा नहीं जा रहा है कि आज के हिंदी साहित्य तत्कालीन मुद्दे को आपको पढ़ना होता है। आप बाद के हिंदी साहित्य को पढ़े तो बाद में समाज कैसा था, जब उसको बाद वाले समाज को पढ़ेंगे तो वही आपका इतिहास कहलाता है। ठीक, और जब इतिहास आप पढ़ते हैं तो उसमें एक पक्ष आप जब साहित्य पढ़ते हैं तो साहित्य में आप तमाम सारे पढ़ते हैं क्या, साहित्य में आप राजनीतिक चीज़ें पढ़ते हैं, राजनीतिक इतिहास, मतलब जैसे छायावाद पढ़े तो छायावाद में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, छायावाद में सामाजिक स्थिति, छायावाद में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी थी लोगों की, छायावाद में सांस्कृतिक परिवेश कैसा था, छायावाद में भौगोलिक स्थिति कैसी थी। ओके, इसी प्रकार से छायावाद में धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं पे आपको पढ़ने होते हैं। तो साहित्य जब भी आप पढ़ें, हिंदी साहित्य पढ़ें, तो कहीं ना कहीं पे आपको समाज पढ़ना पड़ेगा।
समाजशास्त्र, हिंदी साहित्य के साथ आपका समाजशास्त्र बहुत ही सुटेबल बैठेगा, या बात ध्यान रखेंगे। ओके, तो जब भी आप पढ़ें तो एक प्रकार से दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और आपके समझ में आते रहेंगे। ओके, समझ में आई बात इतनी? तो इतने मुद्दे आपके जो महत्वपूर्ण फैक्टर थे हमने बता दिए। तो अब भी जब भी आप पढ़ रहे हो तो इस प्रकार से आप कॉम्बिनेशन बना करके अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अच्छी से अच्छी बढ़ा सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, और पढ़ने में मज़ा भी आएगा जब ऐसे आप जो है जोड़ करके पढ़ेंगे। एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ना ही एक प्रकार से क्या होती है, कलात्मक तरीके से पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका होता है, और यही जो होते बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक भी बताते हैं और बड़े बड़े टीचर भी बताते हैं। मैं तो कोई टीचर वगैरह उतना बड़ा हूँ नहीं, बस आप लोगों ने मुझको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर किया, और मैं जो है जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनके साथ में जुड़ करके और जो भी कुछ मेरे अंदर है वो मैं आपको बता देता हूँ। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा करते हुए, और उस पर भी बात करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा सर किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, क्या आपको जो है क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है, क्या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, वो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब वो ऐसी समस्या मत बताइएगा कि हमारी भैंस सर बांधी हुई है उसको पानी पिलाना है, ऐसी समस्या नहीं चलेगी। लेकिन हाँ, ऐसी समस्या हो जो कि मेरे लायक हो, वो मैं बिल्कुल आप लोगों की सेवा में तत्पर हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जो है आसानी से रहेंगे, खुशी से रहेंगे, बिल्कुल वीडियो को लाइक भी करेंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे सभी लोगों के पास। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद लिखना बिल्कुल भी कमेंट सेक्शन में ना भूलिएगा।